अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे हमसे कह रहा है शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट 5 है 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी इज इवन, यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस ए से आएंगे, वो इस कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहे हैं तो वो रिलेशन के सेट में चले जाएंगे। तो हमें देखना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, यानी कि अगेन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में देखना है। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको अभी देखेंगे, हम नेक्स्ट फ्रेम में देखेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है जिससे कि हमारे बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर हम कर सकें, तो वो चीज़ देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास डेफिनेशन वही जो भी हमने अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं वही हमारे पास डेफिनेशन है। अच्छा, कंडीशन हमें मालूम है, कंडीशन क्या कहती है, ए सेट के पास जाओ, वहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए टाइप का, यानी कि अगर मैं कहूँ 1,1 2,2 3,3 4,4 और 5,5, ये जस्ट हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व यानी कि एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो वो समझ लिया करो, क्वेश्चन समझ लिया करो, सेट समझ लिया करो, उसके बाद प्रोसीड करेंगे क्या लिखना है। लिखना काफ़ी आसान हो जाता है अगर हमारे पास क्वेश्चन मालूम है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 1,1 2,2 3 4 और 5 इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर अगर इस रिलेशन के सेट में जाएंगे तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यही हमने पढ़ा था। तो क्या ये वाले ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जाएंगे? कंडीशन कहती है ए माइनस बी करो, उसका मॉड करो, जो भी नंबर आए वो इवन आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो इन पांचों में से, 1 - 1 करता हूँ 0, 0 इवन होता है क्या? बिल्कुल होता है। 0 को क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन तो है, यानी कि डिविजिबल है। तो इस वजह से 2,2 3,3 4,4 और 5,5 सारे के सारे इस रिलेशन में जाने वाले हैं। अब जब ये इस रिलेशन में जाने वाले हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यही चीज़ हम मैं क्या कह रहा था कि ऑब्जर्व करना है, पहले एग्जाम्पल लेके समझना है कि ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें बिल्कुल दिख रहा है कि ये हो रहा है। अब लिखना कैसे है? अब लिखने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, लगभग सेम रहने वाला है हर क्वेश्चन में। ठीक है, इस वजह से इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है एज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा, इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जा रहा है, इस वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब क्यों जा रहा है वो भी लिख दीजिए, बिकॉज ए माइनस ए का मॉड इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज इवन, दैट्स इट, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो वही सारी बातें हैं, उसी चीज़ को हमने एक जनरल वे में लिख दिया और साथ के साथ इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसे भी एक्सप्लेन कर दी। तो कहने का कुल मिला के इतना मतलब है कि इस रिलेशन में ये आर जो भी गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हमारे पास जो ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है उसको अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रखते हैं जो कि है मॉड ए माइनस ए, हमें हमेशा मिलने वाला है 0, और 0 क्या होता है, इवन होता है, इस वजह से हेंस आर इज़ रिफ्लेक्सिव। तो इसको तो जो हमने यहाँ एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करा उसी बात को हमने इन जनरल वे में यहाँ पे लिख दिया। तो यही तरीका है और लगभग हर क्वेश्चन में हम इसी तरीके से लिखने वाला है। अच्छा, अब सिमेट्रिक की कंडीशन। सिमेट्रिक की कंडीशन कहती है कि A1, A2 टाइप का अगर ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो A2, A1 टाइप का भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो देखते हैं है या नहीं है। अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए अगेन हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल ले लेता हूँ 1,3। ठीक है, 1,3 एक एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए, एक और ले लेंगे अगर समझ में, एक और ले लेंगे अगर कोई डाउट रहा तो। 1,3, अब 1,3 इस रिलेशन की कंडीशन में जाएगा, पहले तो ये चेक करना है। इसके लिए होना क्या चाहिए, मॉड 1 - 3 करने पे जो भी नंबर मिले वो इवन होना चाहिए। तो ये कितना आएगा, मॉड के अंदर -2 और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 क्या होता है, इवन होता है। तो इसका मतलब 1,3 इस रिलेशन में तो जाएगा। तो अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दे, यानी कि 3 आगे और 1 पीछे,
तो मॉड 3 माइनस 1 अभी भी कितना रहेगा, 2 ही तो मिलने वाला है। पोजीशन चेंज करने से ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़र्क हो जाएगा, हमारे पास जो मॉड के अंदर साइन है वो अलग आएगा। इस वाले केस में -2 आया था, मॉड के बाहर जैसे ही आया पॉजिटिव बन गया। इस केस में मॉड के अंदर +2 था और बदले में भी हमें क्या मिला, 2 मिला। तो मॉड के अंदर साइन अलग अलग आ सकते हैं, बट जब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वहाँ पे वैल्यू तो हमारे पास सेम रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा हर बार। तो इसका मतलब अगर हम इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं A1, A2, तो अगर उसका उल्टा कर भी देंगे तब भी हमारे पास वो वैल्यू क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है, यानी कि इवन मिलने वाली है। तो यहाँ पे अब इन जनरल वे में कैसे लिखा जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही लिखेंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट A, B बिलोंग्स टू R। अच्छा, A, B अगर हम ये कह रहे हैं कि रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज मॉड A माइनस बी इज़ इवन। इसका मतलब मॉड A माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। अब इसके बाद मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि इनकी पोजीशन चेंज कर लिया करना, जो भी कंडीशन दी है उसमें पोजीशन चेंज कर दो। अच्छा, इसमें पोजीशन चेंज करते हैं तो इसका मतलब मॉड माइनस में कॉमन ले रहा हूँ और बी को आगे और ए को पीछे लिख रहा हूँ, ये ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें से माइनस मैंने बाहर लिया, बी माइनस ए, इस माइनस को दोबारा अगर अंदर भेजोगे तो फिर से ए माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाया जा सकता है, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मॉड की वर्किंग हमें पता है, मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव है किसी भी तरीके का, मैंने -x लिख दिया, तो बाहर क्या मिल जाएगा, सिंपल x। इस मॉड के अंदर नेगेटिव ऑफ b माइनस ए पड़ा हुआ है, तो जब ये बाहर वैल्यू आएगी तो इसको क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता, इज़ इवन, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मॉड b माइनस ए क्या हो गया, इवन हो गया। हम यहाँ पे थे, यहाँ पे पहुँचे और हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे पोजीशन ही तो चेंज हुई है। A, B की कंडीशन में अगर ऑर्डर्ड पेयर A, B टाइप का है तो उसकी कंडीशन क्या थी, मॉड A माइनस बी। अब मैंने पोजीशन चेंज कर दी, मॉड B माइनस ए, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसा रहेगा, B, A। इसका मतलब क्या हुआ, B, A भी क्या होगा, इवन होगा। तो कुल मिला के हमने क्या लेके चले थे, A, B रिलेशन को बिलोंग करता है, हमें क्या मिल गया, B, A भी क्या करता है, रिलेशन को बिलोंग करता है। अच्छा, इसके बाद एक और स्टेप में हम लिख सकते हैं ना, B, A बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इवन मिल रहा है, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब B, A भी क्या होगा, रिलेशन के सेट में जाएगा। तो यहाँ पे हमने एज अ एग्जाम्पल ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये सिमेट्रिक हो रहा है, एक ही एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करा। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें बहुत एक ही एग्जाम्पल मिलने वाला, काफ़ी सारे मिलेंगे। आप कुछ और ले सकते थे, हम यहाँ पे 2, 4 का भी ले सकते थे। 2, 4 कर लो, मॉड 2 माइनस 4 -2 मिलेगा, वैल्यू 2 मिलनी है। इसका उल्टा कर दो 4, 2, तब भी हमें वैल्यू 2 मिलनी है। तो कुल मिला के एग्जाम्पल से हम कर सकते हैं, बट एग्जाम्पल से ज़्यादा 1 या 2 ही तो ले सकते हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल लेने जाओगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो उस चीज़ को रिप्लेस हम ये जनरल तरीके से कर सकते हैं, और जहाँ तक ये तरीका बहुत आसान है, ठीक है। 1 या 2 या 3 क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे, उसके बाद खुद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वैसे ही चीज़ें, ये सारे स्टेप याद हो जाते हैं। तो इसके बाद आप सिंपल क्या लिख सकते हो, हेंस R इज़ सिमेट्रिक। तो इसका मतलब R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो जो लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास, ये लेंदी हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उन्हें एक एक करके समझाना, फिर यहाँ पे लिखना एट अ टाइम, वो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो रही है। तो इन वीडियो की लेक्चर, मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए, ले लेते हैं यही वाला क्वेश्चन नंबर 8 आपको चाहिए, बाकी 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आपको नहीं चाहिए, यहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यूट्यूब में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज डाल देना, एक्सरसाइज कौन सी 1.1 है, और पीछे से अगर आप लर्निंग एकेडमी डालते हो तो मेरी ही वीडियो आपको शो हो जाएगी, इसमें पर्टिकुलर ये क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का अगर आपको चाहिए तो आप उस क्वेश्चन नंबर को डालो और पीछे से लर्निंग एकेडमी ज़रूर लिखना, तो मेरी ही वीडियो आपको शो हो जाएगी जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर वही क्वेश्चन होगा। तो आपका ये पूरा टाइम जो सर्चिंग में जाएगा, ये 50 मिनट या फिर उससे भी ज़्यादा मिनट की वीडियो हो सकती है। इसमें अगर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, सीधे जंप करना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है जो यहाँ से शुरू होगा, show that all elements of 1, 3, 5 are related to each other and elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। शुरुआत जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट काफ़ी इजी है। मैं समझाऊंगा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है,
यहाँ पे बोलता है कि शो दैट, पहले तो मैं इसको कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है उसको रिड्यूस करने के लिए मैं इसको 3 पार्ट में समझाने वाला हूँ। पहला पार्ट तो ये रहेगा, पहली बात, शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले तो ये शो कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या है, ठीक है। पहले तो वही समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो मैं यहाँ पे लेट कर देता हूँ, लेट बी इज इक्वल्स टू 135, कि ये सेट का मैं एक नया नाम दे रहा हूँ बी। ए नहीं ले सकते क्योंकि ए उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो मैंने बी ले लिया। अब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, जो इतना सा क्वेश्चन है, कि ये जो सेट बी है ना, जिसमें एलिमेंट 135 पड़े हुए हैं, ये खुद एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। खुद यानी कि बी के साथ आपस में रिलेटेड है। अच्छा, रिलेटेड है कहने का क्या मतलब है? रिलेटेड है कहने का ये मतलब है कि इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन में है। अच्छा, वो रिलेशन कहाँ से आएगा? वो रिलेशन इसी क्वेश्चन का लिया जाएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में जब उसने शुरू करा शो दैट वगैरह, यहाँ पे रिलेटेड तो बोला उसने, बट ये नहीं बोला क्या, कौन सा रिलेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वेश्चन में आपको रिलेशन गिवन होगा ना, क्योंकि इसके बाद के भी कुछ क्वेश्चंस में इसी टाइप का क्वेश्चन बना के देगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कौन सा रिलेशन लेना है, ये वाला। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जब वो क्या करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो कहता है, उसके बाद दे देता है इस तरीके के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस एक बार समझ में आ जाए तो हर क्वेश्चन में वही अप्लाई करना है। तो पहला मैंने क्या बोला, बी, ये रहा हमारे पास बी सेट। इस वाले को हम अलग सेट से बोलेंगे, सी कह देंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ये देखते हैं कि बी सेट रिलेटेड रहेगा टू ईच अदर यानी कि उसके जो एलिमेंट्स है एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहेंगे। तो इसका मतलब बी सेट रिलेटेड है बी सेट के साथ। कौन से रिलेशन के साथ? इस रिलेशन के साथ। इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, बी क्रॉस बी करेंगे। अब बी क्रॉस बी में आपके पास किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1, 1, 1, 3, 1, 5। कम एलिमेंट है तो मैं सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दे रहा हूँ, 3, 1, 3, 3, 3, 5 एंड आखिरी में 5, 1, 5, 3 और 5, 5। तो इस तरीके के इसमें ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं, ठीक। अच्छा, रिलेशन के सेट में कौन से ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे? जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। उसने रिलेटेड वर्ड यूज़ करा है, यानी कि ये रिलेशन की बात कर रहा है, तो सब कुछ वही तो हो गया जो अभी तक हम सीखते हुए आ रहे थे। कुछ नया है ही नहीं इसमें, बस ये रिलेशन को लो और देखो कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। चेक करते हैं, 1 - 1 करोगे 0 मिलेगा, 0 इवन होता है 1 - 3 करोगे मॉड लगाया हुआ है, ठीक है। -2 करोगे तो +2 मिल जाएगा, इवन होता है। 1, 5, 3, 1 कितने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो आप इसमें, 5, 3 सबको सब्ट्रैक्ट करके मॉड लगाओगे तो इवन नंबर ही मिलने वाला है। यानी कि बी क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सारे के सारे रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो रिलेशन है वो कंप्लीट बी क्रॉस बी है? बिल्कुल है ना। तो इसका मतलब क्या शो हो गया? यही तो शो हुआ कि ये सेट, जिसको कि हमने बी नाम दे दिया, इसके हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। उसने मांगा था ना टू ईच अदर, यानी कि 135 के साथ ही रिलेटेड है। कौन सा रिलेशन? ये वाला रिलेशन। तो हमें दिख तो रहा है, ऑब्जर्व हो गया हमें फुलफिल होते हुए। अब इतना पोर्शन लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, यानी कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो क्या लिखना है वो मैं लिख देता हूँ। लिखना ये है यहाँ पे, हेयर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, मैं ओपी लिख रहा हूँ, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ बी क्रॉस बी आर सेटिस्फाइंग our relations condition। यहाँ पे हो क्या रहा है, बी क्रॉस बी में रहने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो हमारी रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, आर सेटिस्फाइंग आवर रिलेशंस कंडीशन दैट इज मॉड ए माइनस बी इज इवन। अब दैट इज के बाद अब दैट इज के बाद जो मैंने लिखी है वो कंडीशन लिखी है। कंडीशन क्या कहती है, मॉड ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो पूरी लाइन को अगर आप समझोगे, हेयर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ बी क्रॉस बी आर सेटिस्फाइंग अवर रिलेशंस कंडीशन, जो कि है दैट इज मॉड ए माइनस बी इज इवन, हेंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिंपल, ठीक है। तो जो बात हमने ऑब्जर्व करी उसी बात को हमने थ्योरी में लिख दिया, सही है। तो यही तरीका है इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने का।
अब सेम टू सेम एग्जैक्ट तरीका हम इसके लिए भी अपनाएंगे, जिसमें कहता है एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर फुल स्टॉप। इस वाले सेट को 2,4 को हम नया नाम दे देंगे, इस वाले को हमने बी दिया हुआ था, इस वाले को हम सी दे देंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहने वाली है। तो मैं जस्ट इस वाले पोर्शन को यहीं पे लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लेट सी इज इक्वल्स टू कितना 2,4, यहाँ पे भी यही कर लेते हैं, सी इज इक्वल्स टू 2,4। ऑर्डर्ड पेयर आपको निकालने आते हैं, ठीक है, मैं बट फिर भी यहाँ पे निकाल देता हूँ सी क्रॉस सी। ऑर्डर्ड पेयर रहेगा 2,2, 2,4, 4,2 एंड 4,4। अब आप ये ऑब्जर्व करो, सी क्रॉस सी में रहने वाले सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? 2 - 2 करो 0, इवन होता है। 2 - 4 करोगे मॉड -2 मिलेगा, बाहर क्या आएगा 2। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। 4,2 भी करेगा, 4,4 भी करेगा, यानी कि अगेन यहाँ पे क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया, सी क्रॉस सी। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो मैं यहाँ पे सेकंड लिखूँ, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सी क्रॉस सी हो गया। अब क्या लिखोगे, हियर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सी क्रॉस सी आर सेटिस्फाइंग अवर रिलेशंस कंडीशन। हमारी जो रिलेशन की कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहा है। कंडीशन क्या है, मॉड ए माइनस बी इज इवन, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे रिलेटेड वर्ड का यूज़ कर रहा है और अलग से कोई रिलेशन नहीं दे रहा है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ है उसी का यूज़ करेंगे। तो मॉड ए माइनस बी इज इवन, हेंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यही तो वो मांग रहा था, क्या मांग रहा था कि 2,4 के एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, वही प्रूफ करो। तो यही हमने शो कर दिया, ठीक है। तो जहाँ तक है ये दोनों पार्ट समझ में आ चुके होंगे। फुल स्टॉप के बाद एक और क्वेश्चन है, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। कहने का मतलब, इसको हमने बी नाम दिया था ना, बी सेट सी सेट के एलिमेंट के साथ किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, इस बात का ये मतलब है। अच्छा, अब रिलेटेड नहीं है कह रहा है, इस बात को शो करना है। अब शो कैसे करोगे, यानी कि रिलेशन की जो एक कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो रही होगी, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, बी सेट लेना है, सी सेट लेना है, बी क्रॉस सी निकालना है और ये सारी कंडीशन फिर से लिखनी है। तो मैं लिख लेता हूँ, पहले इसे मिटा लेते हैं। ओके, तो बी सेट क्या है, लेट बी इज इक्वल्स टू 135 एंड सी इज इक्वल्स टू 2,4। सेम वही करेंगे, बी क्रॉस सी निकाला जाएगा, ये है 1,2, 1,4, 3,2, 3,4 और 5,2 एंड 5,4। तो ये हमारे पास बी क्रॉस सी आने वाला है, ठीक है। कम एलिमेंट थे इसलिए सारे के सारे हमने लिख लिए। अब ये देखो कि रिलेशन के सेट में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर जाने वाले हैं। देखना, मॉड ए माइनस बी क्या मिलना चाहिए, इवन। 1,2 मॉड 1 - 2 करोगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इवन है क्या, नहीं है, यानी ये तो नहीं जाने वाला। 1,4 1 - 4 करोगे -3 मिलेगा, यानी कि मॉड लगाने पे 3 मिल जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 3 - 2 1, ये भी नहीं जाएगा। 3 - 4 माइनस का 1 मिल जाएगा, प्लस का, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि मॉड करने पे इवन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इस रिलेशन के सेट में, ये जो रिलेशन का सेट है ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया, पढ़ा था ना स्टार्टिंग में सबसे पहले। तो क्या है ये, R इज इक्वल्स टू 5, यानी कि B क्रॉस C से कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं जा रहे, यानी कि रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन यही तो निकला कि B सेट के एलिमेंट C सेट के एलिमेंट के साथ किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, यही वो मांग रहा था। बट नो एलिमेंट ऑफ B, जिसको कि मैं B कह रहा हूँ, इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ C, यानी कि 2,4। तो हो गई यही बात शो। तो अब क्या करोगे, R इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे सिंपल लिखोगे, हेयर नो एलिमेंट या फिर ऑर्डर्ड पेयर, नो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ B क्रॉस C इज सेटिस्फाइंग अवर रिलेशंस कंडीशन। हमारी रिलेशंस की कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो कि क्या थी, दैट इज मॉड A माइनस बी इज इवन, हेंस 135 is not related to 2,4।
4। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे बी लिख दिया, हम बी लेके चले हुए ना, लेट बी इज इक्वल्स टू बी इज़ नॉट रिलेटेड टू सी, सिंपल। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि हमने इसमें लास्ट वाले में सीखा, शो दैट वाली बात। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो वहाँ पे अगेन इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, तो उनको भी हम देख लेंगे, तो इसको नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास शो दैट ईच ऑफ रिलेशन आर इन सेट ए गिवन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। कुल मिला के इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। सेट सेम रहने वाला है, उसी सेम सेट के लिए एक बारी रिलेशन ये लेना है और एक बारी रिलेशन ये लेना है। तो पहले तो मैं पहला वाला क्लियर करेंगे, उसके बाद दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है ऐसा शो करो कह रहा है। इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक करेंगे, ट्रांजिटिव अगले लेक्चर से। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। इस वाली बात को भी हम समझेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में ये रिलेटेड वाली बात, इसके बाद जितना भी क्वेश्चन रहता है अगर कहीं पे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, इस तरीके का टर्म यूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, हमें वही रिलेशन यूज़ करना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे ईच केस बोला हुआ है, तो यानी 2 हमारे पास केसेस हैं, उसमें जो भी रिलेशन लेना है यहाँ से लेना है। इस पर भी आएंगे और डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल इक्विवेलेंस वाला कहते हैं और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देखते हैं। किसके लिए, पहले वाले के लिए। उससे पहले हमारे पास जो सेट ए है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेट ए है क्या। सेट ए में कैसे एलिमेंट हैं, x बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर के होने चाहिए, और कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, 0 से लेकर 12, और 0 और 12 हमारे इंक्लूड होंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू उसने यूज़ करा है। तो ए सेट हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 होगा। ठीक है, इसी का ए क्रॉस ए किया गया होगा, और वहाँ से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन के सेट में जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन भी हम समझ लेते हैं एक बारी रफ में जाके। कंडीशन कहती है कि a, b आप पिक करो और इस तरीके से करो कि मॉड a माइनस बी करने पे जो भी मिले वो होना चाहिए मल्टीपल किसका, 4 का। सपोज दैट मैं ले लेता हूँ कि आपको 8 मिल गया, तो 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है। आपको 0 मिल गया, तो 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है। कैसे है, 4 इंटू 0 करते हो तो 0 तो मिलता है, तो 0 भी क्या है, मल्टीपल है 4 का। इसी तरीके से आपको मान लीजिए 4 मिल गया, तो 4 भी 4 का मल्टीपल है। 4 बाई 4 करोगे कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, मल्टीपल है या नहीं है, a माइनस बी का मॉड करने के बाद हमें मिलना चाहिए। अब सपोज़ मैंने कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया 4,2। ठीक है, 4,2 ले लिया, ले सकते हैं क्योंकि 4,2 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस a क्रॉस a में ज़रूर आएगा। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट यहीं से लिए मैंने 4,2। आप इसका मॉड 4 माइनस 2 करोगे कितना मिलेगा, 2। ठीक है, ये गड़बड़ होगी, हमें 4,2 नहीं लेना चाहिए क्योंकि 2 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं 6,2। अब आप 6,2 करोगे तो 6 को माइनस 2 कितना मिलेगा, 4, और 4 क्या है, हमारा 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। तो मैंने रिलेशन क्या रहने वाला है वो भी समझा दिया। अब इस बात को हमें यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, और हमें ये भी देखना है कि रिफ्लेक्सिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 एंड सो ऑन 12,12 तक के ऑर्डर्ड पेयर सारे के सारे हमारे पास इस रिलेशन में जाने चाहिए। अगर इस रिलेशन में जाएंगे इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाया जाएगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये कहती है कि जो भी हमारे पास सेट है, क्या है, ये है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए रिलेशन के सेट में। तो 0,0, 1,1, 2,2 ये सारे के सारे इस रिलेशन में जाने चाहिए। चेक कर लो, आप 1 माइनस 1 करो कितना मिलेगा, 0, 0 माइनस 0 करो 0 मिलेगा, 2 माइनस 2 करो 0 मिलेगा, 12 माइनस 12 करो 0 मिलेगा। क्या 0 4 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है, मैंने बताया ना, 4 मल्टीप्लाई 0 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 4 का मल्टीपल होता है। अब होता है तो इसका मतलब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिलेशन में जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव है। ये सारा कुछ हमने ऑब्जर्व कर लिया, कैसे, एग्जाम्पल से। यही प्रोसीजर आपको भी फॉलो करना है, तब जाके आपके पास जो भी आप आंसर लिखोगे उसमें कहीं पे भी गलती नहीं होगी। ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसी बात को मैं यहाँ पे जनरल वे में यहाँ पे कैसे लिखना है वो देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉर एवरी
फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a वी हैव a कॉमा a, ये a है, a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये a कॉमा a टाइप का ऑर्डर्ड पेयर r को बिलोंग करेगा, बिकॉज रीज़न भी लिखेंगे, बिकॉज मॉड a माइनस a इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 और 0 क्या है हमारे पास, मल्टीपल है 4 का, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। तो r क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो वो तो हो गया हमारे पास ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल हो गए, आप ऑब्जर्व करके लाइए रफ में, और यहाँ पे आपको जैसे ही पता चलता है रिफ्लेक्सिव है उसी बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं विद कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए भी देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर सपोज दैट मैंने जैसा कि यहाँ पे लिखा 6,2 इस रिलेशन में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 6 - 2 का मॉड करोगे मिलेगा 4 और 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 6,2 अगर r में जा रहा है तो क्या 2,6 भी r में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आप मॉड करेंगे 2 - 6 करोगे -4 मिलेगा, मॉड लगा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, अगेन 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ये एक ही एग्जाम्पल है, इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है। तो सारों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जनरल वे अपनाएंगे और अभी लिखेंगे, बट पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो 2,6 भी उस रिलेशन में जाएगा, तो कुल मिला के सिमेट्रिक कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक एग्जाम्पल हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब इस बात को मुझे यहाँ पे सिमेट्रिक के केस में लिखना है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन हुई। अब मैं यहाँ पे कहूँगा लेट a, b बिलोंग्स टू r। आप x, y बिलोंग्स टू r भी ले सकते थे, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने a से शुरुआत करी तो मैं a, b वाला ले लेता हूँ। लेट a, b बिलोंग्स टू r इट इम्प्लाइज, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, अगर ये a, b रिलेशन में जा रहा है, इसका मतलब मॉड a माइनस b इज़ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि मॉड a माइनस b करने पे जो भी मिल रहा होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। माइनस कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और ये अभी भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 बन रहा होगा। तो ये अभी देखा तो हमने 6,2 अगर हम ले रहे हैं, उसका आपने 6 - 2 करा, 4 मिल रहा था। 2 - 6 करने पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। वो नेगेटिव मॉड की हेल्प से क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव बन जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, ये बना नेगेटिव, अब मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, b - a इज़ पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव ऑफ b - a। मॉड लगा हुआ है, बाहर आएगा तो सिर्फ b - a बाहर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, b - a इज़ मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या हो गया हमारे पास, मल्टीपल हो गया 4 का। अच्छा, b - a अगर 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, b, a बिलोंग कर रहा होगा रिलेशन को, है ना, b, a बिलोंग कर रहा होगा रिलेशन को, क्योंकि b, a अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मॉड b - a क्या है, मल्टीपल है 4 का। आप यहाँ पे ब्रैकेट हटा के आप इसको मॉड b - a भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मॉड ने तो अपना काम कर ही दिया है, उसने क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ब्रैकेट भी बना सकते हो। करने का तरीका ये रहेगा, ये जनरल तरीका है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में आप जब 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी खासी, तो उसके बाद यही तरीका अपनाएं, इससे ज़्यादा स्कोर मिलेगा आपको। तो b, a बिलोंग्स टू r, हेंस r इज़ सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, r क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करें। इसके बाद मैं ये वाला बता देता हूँ, इसी सेट के लिए, यानी कि इसी रिलेशन के लिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको नोट करें। ओके, तो इसी रिलेशन के लिए जो सेकंड क्वेश्चन पूछता है वो कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का सेट बताओ जो रिलेटेड रहने वाला है 1 के साथ इन ईच केस। केस का मतलब पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन। तो अभी तो हम पहले रिलेशन में हैं, तो पहले रिलेशन में मुझे ये बताना है कि इस सेट से रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो 1 से रिलेटेड है उसका सेट बता दो। तो कौन कौन 1 से रिलेटेड होगा, ये रहा हमारे पास 1 और ये रहा हमारे पास सेट ए। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 0 से लेकर 12 तक, 0, 1, 2 एंड सो ऑन 12 तक पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से पिक करते हुए एक एक एलिमेंट चेक करेंगे क्या वो 1 के साथ रिलेटेड है या नहीं है। अच्छा, ये रिलेशन कौन सा होगा, जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि कौन सा, पहला केस वाला। पहला केस वाला रिलेशन क्या है, मॉड a माइनस बी करोगे तो मल्टीपल आना चाहिए किसका, 4 का। तो क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वो कुल मिला के ये है
कि सेट ए पड़ा हुआ है हमारे पास, इसमें जो एलिमेंट्स है 0 से लेकर 12 तक वो रिलेटेड है 1 के साथ, और रिलेशन कौन सा सेटिस्फाई होना चाहिए, ये वाला मॉड ए माइनस बी क्या मिले, 4 का मल्टीपल मिले। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ये कंडीशन फुलफिल करें, यानी रिलेटेड हो 1 के साथ, तो उनको हम एक सेट में रख देंगे, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यही है इस पूरी बात का मतलब, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब देखो, अब आप जाओ 0 के पास, ठीक है। आपने कहा कि 0 रिलेटेड है 1 के साथ, ठीक है, मैंने मान लिया। बट 0 अगर रिलेटेड है 1 के साथ तो यानी कि मॉड 0 माइनस 1 करने पे अगर हमें 1 मिल रहा है, 1 को मल्टीपल होना चाहिए था 4 का, बट वो तो है नहीं। तो इसका मतलब जो बात आप कह रहे हो 0 रिलेटेड टू 1 वो गलत है। हमें क्या करना है, रिलेशन अगर बनाना है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल आए। तो ऐसे कौन कौन से हैं जो ऐसा कर सकते हैं, तो वही हमें देखना है, देखते हैं कौन सा आता है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 1 रिलेटेड टू 1, तो ये कितना होगा, मॉड 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 मल्टीपल होता है 4 का, ठीक है। ये जो 1 लिखा ना मैंने, ये वाला ये यहाँ से आया है, और वो जो 1 था वो ऑलरेडी है हमारे पास, वो हर केस में लेना पड़ेगा। आप 2 रिलेटेड टू 1 नहीं कह सकते, आप करो मॉड 2 माइनस 1, मॉड 2 माइनस 1 करोगे 1 मिलेगा, 1 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। 3 ले सकते हो यहाँ से, हाँ ले सकते हैं, 3 माइनस 1, 1 तो फिक्स रहेगा ना, 3 1 से रिलेटेड होगा क्या, नहीं होगा। 3 माइनस 1 करने पे क्या मिलेगा, 2, वो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो जहाँ तक है आप समझ गए होंगे। मैं सिंपल यहाँ पे सेट लिख देता हूँ जो कि रिलेटेड रहने वाला है 1 से। आप इसी तरीके से चेक करोगे, मैं लिखूँगा 1 5 और 9 इज़ रिलेटेड टू 1 बिकॉज, अब देखना क्यों, बिकॉज मॉड 1 माइनस 1 अगर आप करते हो तो 0 मिलेगा, एंड 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है। अच्छा, ये जो 1 5 और 9 है ना, ये कहाँ से मिल रहे हैं, इसी सेट से मिल रहे हैं, ठीक है। और वो वाला जो 1 है ये तो फिक्स रहना है। और दूसरा क्या है 5, मैंने 5 क्यों लिया, 5 माइनस 1 करूँगा 4 मिलेगा, और अगेन 4 क्या है, 4 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल होता है। अच्छा 9 क्यों लिया, 9 माइनस 1 कर दो आप, 9 माइनस 1 करोगे 8, और अगेन 8 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूजन ये आया कि 1 5 और 9 इस सेट ए से मिल रहे हैं जो रिलेटेड रहने वाला है 1 के साथ। और रिलेशन कौन सा होगा, पहला केस वाला, यानी मॉड ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल है 4 का। तो यही पूरा इस क्वेश्चन का मतलब था, और ये हमारा आंसर हो गया, ये कंप्लीट, ये फेयर वर्क है। हाँ? क्या लिखोगे, सेट 1 5 9 इज़ रिलेटेड टू 1 बिकॉज वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक। तो इसे नोट करो। इसके बाद सेकंड जो इसमें रिलेशन है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। तो अब सेकंड रिलेशन की बात करते हैं जो इस क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड केस हमसे कहता है कि सेट वगैरह सब कुछ यही रहने वाला है, रिलेशन चेंज हो जाएगा। रिलेशन अब की बार पहला वाला ना लेके ये वाला लेना है, जो कि कहता है ए कॉमा बी लो सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी हो। यानी कि इस रिलेशन में उस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो पहली और दूसरी पोजीशन पे सेम एलिमेंट रखते होंगे। ए इज इक्वल्स टू बी बोला है ना, तो इसका मतलब अगर मैं 0,0 लूँ, 1,1 लूँ, या 12,12 तक कहीं तक भी चले जाऊँ, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास इस रिलेशन की कंडीशन में ज़रूर जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, क्योंकि वो मैंने भी क्या करवाया, एग्जाम्पल ऑब्जर्व करवाया। अब ऑब्जर्वेशन हो गया, इस बात को हमें क्या करना है, थ्योरेटिकली लिखना है। तो लिखने के लिए हम यही लिखेंगे, क्या, हेयर, यहाँ पे हेयर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए वी गेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। कहने का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट है उनके लिए हमारे पास ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ए इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि सिंपल सी बात है ए बराबर रहेगा ए के, और यही हमारे पास कंडीशन कह रही थी, ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए, यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर में दोनों पोजीशन पे एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए। तो ए कॉमा ए ये सारे के सारे बराबर ही तो है, तो इसका मतलब हमारे पास जो कंडीशन है ए इज इक्वल्स टू ए वाली वो फुलफिल हो रही है। तो सिंपल सा इतना लिखने के बाद हम कह देंगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या हो गया, हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिंपल अगर आप करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, क्योंकि इस बारी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हमें मालूम है कि 0,0 1,1 इस तरीके के रहने वाले, तो सिंपल आप उनको उठा के यहाँ रिलेशन में शो कर सकते हो और कह सकते हो एज अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि ऑल एलिमेंट्स,
यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हमें दे रहे हैं, तो हेंस आर इज़ रिफ्लेक्सिव। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो इस वाले को इस तरीके से लिख सकते हो या फिर एग्जाम्पल की तरह से। रिफ्लेक्सिव के बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन हमें मालूम है, डेफिनेशन लिखिए, A1 A2 अगर आर में है तो A2 A1 भी आर में होना चाहिए। तो सिंपल इसके लिए मैं ले लेता हूँ लेट A B बिलोंग्स टू आर। मैं ये लेके चला क्या कि A B आर में है, रिलेशन में, इसका मतलब A इज इक्वल्स टू बी रहा होगा, है ना, यही तो होगा क्योंकि हमारी कंडीशन ही कहती है कि A इज इक्वल्स टू बी के बराबर होना चाहिए। अब A B अगर रिलेशन में है तो इसका कंक्लूजन ये हुआ A बराबर रहेगा B के, ठीक है। अब मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो B इज इक्वल्स टू A, ये भी तो लिखा जा सकता है, ठीक। इसका मतलब B A टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होगा, इस रिलेशन में ज़रूर होगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास A B टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है तो B A टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन में होगा। तो इस बात को इन जनरल हम इस तरीके से सिंपली सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम कह देंगे हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। तो R क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक हो गया। तो इन दोनों पोर्शन को नोट करें, दोनों पार्ट। इसके बाद ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो इस केस में भी हमें ये देखना है कि वन किस किस के साथ रिलेटेड है। तो इसको नोट करो, नेक्स्ट फ्रेम में मैं वही बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ट्रांजिटिव रिलेशन जब हम कर लेंगे अगले लेक्चर में तो उसके बाद मैं वो क्वेश्चन पिक करूँगा और वहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों से रिलेशन बिठाते हुए हमें एग्जाम्पल देना। तो 10th के लिए हम अगले लेक्चर में देखेंगे। 11th वाला करते हैं पहले। 11th वाले में हमसे कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू दिस मच। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई है इन क्वेश्चंस में, क्या ध्यान देना, सेट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि सेट क्या गिवन है। अब देखो सेट क्या गिवन है, सेट गिवन है ए, जिसमें कि क्या है, पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट्स हैं, प्लेन में रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे के सारे। अब प्लेन क्या होता है, प्लेन वही एक्स एंड वाई एक्सिस का प्लेन। इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इन सभी का सेट का नाम क्या दे दिया उसने, ए। तो इसका मतलब ये जो सेट ए है ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो मैं सपोज दैट थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ कि इसमें P1, P2, P3, सो ऑन, इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट का मैंने नाम रख दिया। पॉइंट यानी कि ये x, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके बिना तो पॉइंट पूरा ही नहीं होता है। तो मैंने सपोज ये ले लिया P1 पॉइंट, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, ये है O। तो इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस सेट ए में। तो सेट क्लियर हो गया। अब आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन कहता है कि P, Q, यानी कि P और Q का मतलब यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है। P और Q, मैंने वहाँ पे P1, P2, P3 इस तरीके से लिखा हुआ, मैं Q भी ले सकता था। मैंने सपोज ये ले लिया P और Q, P, Q। फिर उसके बाद मैं P3, P4, P5 इस तरीके से नेमिंग दे सकता हूँ, बस नाम है उनके। बट समझने वाली बात यह है कि इस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों क्या है, पॉइंट्स हैं। अब कैसे पॉइंट है देखना, ऐसे पॉइंट है कि डिस्टेंस ऑफ P, यानी कि जो पहला पॉइंट है P, इस P की मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये P पॉइंट है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज दैट 4 है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, सपोज ले रहा हूँ मैं 4, इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन। अब एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट कि वो है Q। इस Q की जितनी दूरी है ओरिजिन से और इस P पॉइंट की जितनी भी दूरी है O से, वो दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि OP 4 है तो इसका मतलब OQ भी क्या होगा, हमारे पास 4 ही होगा। तो इस रिलेशन का कुल मिला के ये मतलब है कि आप जो भी ऑर्डर्ड पेयर लोगे उसमें दोनों पोजीशन पे जो भी पॉइंट बैठा होगा P और Q, उन दोनों की दूरी ओरिजिन से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास इस रिलेशन में जाएंगे, ठीक है। A क्रॉस A करने में तो हमें काफ़ी सारे पॉइंट मिलेंगे ना। A क्रॉस A करने पे आपको P, P मिल सकता है, P, Q मिल सकता है, P, P3 मिल सकता है। इस तरीके काफ़ी सारे मिलेंगे, इनफाइनाइट है, निकाल नहीं सकते। बट हम कंडीशन समझ सकते हैं, जो कंडीशन मैंने आपको बताई। तो जहाँ तक है कंडीशन क्लियर होगी। अब इस बात को मैं फर्दर प्रोसीड करता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में मांग रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक करेंगे सिर्फ। फर्दर शो दैट वाली बात जितनी भी है इसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बताने के बाद बताऊंगा। ओके तो रिफ्लेक्सिव वही डेफिनेशन मैंने बार बार लिखा हुई आपको याद हो गई होगी, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव के ये होना चाहिए कि सेट ए में रहने वाले जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, और सेट ए में कौन से एलिमेंट है? पॉइंट्स है सारे के सारे, पी है, कोई क्यू है, कोई P3 है, ठीक। तो जो भी पॉइंट्स हैं उनके लिए हमारे पास इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर, सपोज एट P, P, Q, Q, P3, P3, इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट बनेंगे क्योंकि वो सारे के सारे इस रिलेशन में जाने चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, P, P का एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, P, P ले लिया मैंने, क्या ये इस रिलेशन में जाएगा या नहीं जाएगा? पहले तो ये देख लेते हैं। अब देखो P, P आप इस कंडीशन में बैठा के देखो, जो हमारे पास गिवन है ना, P, P नहीं कि रिलेशन की कंडीशन। अगर मैं P, P लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्यों हटा देता हूँ मैं P, P मुझे समझाना है तो मैं P, P लेता हूँ। तो एक चीज़ बताओ, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये रहा P, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ये जो बात मैंने अभी लिखी, जो बात मैंने P को लेकर लिखी, क्या ये बात ट्रू है या नहीं है? बस यहाँ पे फ़र्क ये हो रहा है ना कि दूसरा पॉइंट Q नहीं ले रहा, फिर से P ही ले रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि OP की डिस्टेंस OP के बराबर है तो बात तो सही है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, अगेन P ले रहा है, पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये है ना, अगर मैं इसको मैथमेटिकली कंक्लूड करूँ तो ये बस इतना कह रहा है कि OP इज इक्वल टू OP हो रहा है, ठीक है, OP के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो P, P टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पे दोनों पॉइंट सेम है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। सॉरी, रिफ्लेक्सिव नहीं, मतलब रिलेशन की कंडीशन में जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए तो सारे के सारे होने चाहिए। तो अब आप यही सेम चीज़ हर एक के लिए लगा लो। मैंने दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लिया, मान लो Q, Q टाइप का। अब इसमें भी तो वही चीज़ होगी, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन। यानी कि यहाँ पे क्या बात कर रहा होगा? यहाँ पे बात कर रहा होगा OQ बराबर है OQ के, ठीक है। तो जहाँ तक ये चीज़ समझ में आई होगी, तो आप एक बार सोच के देखो, इस तरीके के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम हैं, वो सारे के सारे इस रिलेशन की कंडीशन में जाने वाले हैं। तो अगर ये रिलेशन की कंडीशन में जाने वाले हैं, इसका मतलब ये क्या होगा? एक रिफ्लेक्सिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव होगा तो मुझे इसे लिखना पड़ेगा इन जनरल वे में, तो वो लिखते हैं। बाकी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फिर से वैसे लिख देता हूँ जैसी थी। यहाँ पे था P, Q, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो समझाने के पर्पज़ से मैंने चेंज ये किया था, बाकी क्वेश्चन यही है। ओके, तो लिखेंगे कैसे? यहाँ पे लिखते हैं हेयर फॉर एवरी P बिलोंग्स टू A। अब देखो, आपको नेमिंग देनी है। नेमिंग आप किसी भी तरीके की रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो A सेट रखा P, Q, P3, ये समझाने के पर्पज़ से रखा था, ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर पाओ कि P, Q, P3 ये सारे जितने भी ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं कि लेट सेट A इज इक्वल टू दिस, कुछ नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, फेयर वर्क है, कुछ नहीं लिखा है। बट रिफ्लेक्सिव के लिए मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हेयर फॉर एवरी P बिलोंग्स टू A, यानी कि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि A सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका नाम P दे रहा हूँ। इन जनरल काम कर रहे हैं ना, क्योंकि इससे पहले वाले में हम ऐसा लिखते थे ना, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब A सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैं स्मॉल a का नाम दे रहा हूँ। अब की बार मैं कैपिटल P का नाम दे रहा हूँ, और P इस वजह से ताकि पॉइंट से रिलेट कर पाऊँ, क्योंकि वो सारे क्या हैं हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो इस बात से कंफ्यूज मत हो ना। हेयर फॉर एवरी P बिलोंग्स टू A वी गेट, हमें क्या मिल रहा है? वी गेट P, P बिलोंग्स टू R। इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मिल रहा है। बिकॉज, क्यों मिल रहा है इस बात को भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन है इसको भी हमें रिलेट करवाना है। बिकॉज वही सेम बात लिख दो जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। बिकॉज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, वहाँ पे Q लिखा हुआ है। अब आपने दूसरा जो पॉइंट लिया हुआ है उसका नाम P है अगेन, तो आप यहाँ पे P लिखोगे एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। हेंस
आर इज़ रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, जो कंडीशन इसने बोली हुई थी वही हमने यहाँ पे कंप्लीट लिख दी। तो यही है जनरल तरीका इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे जो मेन फोकस रखना चाहिए आपको, वो रखना चाहिए क्वेश्चन को समझने में। अगर क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो चुका है अच्छी तरीके से, तो ये थ्योरी आप हर क्वेश्चन में लिख रहे हो लगभग, तो ये तो वैसे ही रट दी जाती है। ठीक है, बस करना क्या होता है, जो क्वेश्चन दिया है उसके साथ रिलेट करते हुए हमें बिकॉज के बाद खुद से लिखना पड़ता है, वो तो आप लिख ही लोगे। बट फोकस रखो कि जो क्वेश्चन का मतलब मैंने बताया है वो अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं आया तो वीडियो पॉज करो, दोबारा से देखो और ये सारी चीज़ें दोबारा से समझने की कोशिश करो। ठीक, तो मैं अब जाता हूँ सिमेट्रिक के पास। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए देखना, मैं ले लेता हूँ लेट P, Q बिलोंग्स टू R। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि P, Q R में बिलोंग करते हैं, यानी कि रिलेशन में। तो अब क्या होना चाहिए, Q, P भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, P और Q का नाम अगेन क्या है, मैंने ले लिया है, नाम ले लिया है, ये बस क्या है, पॉइंट्स हैं। कोई P टाइप का होगा, कोई Q टाइप का होगा। तो लेट P, Q बिलोंग्स टू R। अब इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज, यही मतलब होगा, पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन is same as distance of point Q from origin। ठीक है, जहाँ तक ये बातें क्लियर होगी, रिलेशन में है तो यानी कि इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी। अब क्या करो, चीज़ों को पलट दो। अब मैं कहता हूँ क्या, अच्छा इस बात को मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ P की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो बराबर है Q की ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस है। ठीक है, इस बात को मैं उल्टा भी तो कह सकता हूँ, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, Q की ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस है वो बराबर है P की ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस है। तो दोनों बातें सेम है, उसी बात को मुझे यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिखूँगा डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। बस आपको नाम चेंज करने हैं, P की जगह पे आपको Q रखना है और Q की जगह पे आपको P रखना है। ठीक है, अच्छा तो ये बात अगर आपने लिख दी तो इसका क्या कंक्लूजन आया, इसका यही तो कंक्लूजन आया कि Q, P टाइप के ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहे होंगे। तो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे कि P, Q R को बिलोंग करता है। क्या मिल गया, Q, P रिलेशन में है, तो इसका मतलब हेंस R इज़ सिमेट्रिक। तो इसका मतलब यही निकला ना, R क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक है। और इन्हीं दो बातों को, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वाली बातों को मैंने आपको डायग्राम में किस तरीके से हो रहा होगा वो भी बता दिया। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ट्रांजिटिव वाला अगले लेक्चर में करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास फर्दर शो दैट वाले क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो दूसरा इसमें पूछ रहा है वो देखते हैं। पहले तो मैं आपको इसको समझाऊंगा जस्ट रफ में जाके, उसके बाद जो भी थ्योरी हमें लिखनी है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वाला क्लियर था, हमें रिलेशन हम समझ चुके थे, सेट भी मैंने क्लियर करवाया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। यहाँ तक की जो भी मीनिंग है वो मैं बताता हूँ पहले। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स यानी कि उन सभी पॉइंट्स का सेट लो और ये शो करो कि वो रिलेटेड रहने वाले। रिलेटेड वर्ड जहाँ पे भी आएगा यानी कि रिलेशन की डिमांड कर रहा है। रिलेशन कहाँ से आएगा, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, रिलेटेड टू पॉइंट P। अब किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, पॉइंट P के साथ। अच्छा उसने यहाँ पे ये बोला है कि जो पॉइंट P है वो 0,0 नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब ओरिजिन को छोड़ के आप P कुछ भी ले लो। ठीक है, ओरिजिन को छोड़ के P आप कुछ भी ले लो। तो P यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी, ओरिजिन के नज़दीक भी हो सकता है। मैं यहाँ पे मान के चलूँगा कि P यहाँ पे, ठीक, बाकी सारे हटा देते हैं। मैं मान के चलूँ कि P यहाँ पे, और इसके लास्ट में मैं कंक्लूड करने वाला हूँ। P इज़ सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। अब इस पूरी बात को मैं समराइज़ करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन का बस इतना मतलब है कि हमें उन सभी पॉइंट्स का सेट ला के दे दो या फिर शो कर दो। शो क्या करना है देखते हैं, जो कि P के साथ रिलेटेड है। किस रिलेशन के साथ, इस रिलेशन के साथ। ठीक है, हमें वो सेट भी देना है और साथ के साथ ये भी शो करना है
कि वो सेट अगर हमें मिलता है, वो सारे सेट जो P के साथ रिलेटेड हैं, अगर वो हमें मिलता है तो वो सब के सब मिलके क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल बनाएंगे जो पास हो रहा होगा इस P से, और ओरिजिन उसका क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ पहले मैं बता दूं, सर्कल का मतलब होता है बस ये चूड़ी देखिए आपने, चूड़ी का जो पोर्शन है गोल, बस उसको सर्कल कहते हैं। आप ये मत समझना कि सर्कल के अंदर ये वाली चीज़ को भी सर्कल कहा जाता है, वो तो डिस्क हो जाती है। सर्कल में सिर्फ ये वाला पोर्शन आता है। आप चूड़ी से एज्यूम कर सकते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो हमें वो सर्कल शो करना है। अब देखो इस बात को कैसे करते हैं। मैं सपोज दैट थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ कि ये जो सेट की डिमांड हमसे कर रहे हैं ना, उन सभी पॉइंट्स की डिमांड कर रहा है जो P के साथ रिलेटेड है। तो मैं कह देता हूँ कि वो सेट A है। चलिए दूसरा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास A ऑलरेडी गिवन है, मैं B कह देता हूँ। B सेट है जिसमें कुछ पॉइंट्स रखे हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, सो ऑन है। ठीक है, इनफाइनाइट है क्योंकि। अब ये सभी पॉइंट्स Q1, Q2, Q3 ये रिलेटेड रहने चाहिए पॉइंट P के साथ। P पॉइंट मैं ये लेके चला हूँ। अब मैं कहता हूँ कि Q1 मान लीजिए यहाँ पे है, Q2 मान लीजिए यहाँ पे है, Q3 मान लीजिए यहाँ पे है। काफ़ी सारे हैं, बस मैं 3 दिखा रहा हूँ। अब एक चीज़ बताना, P और Q1 क्या आपस में रिलेटेड है या नहीं है। देखिए कैसे देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, मैं लेके देखता हूँ। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं क्या लेके चला हूँ कि ये जो B सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे P से रिलेटेड हैं। अब रिलेटेड हैं तो इसका मतलब इसकी जो कंडीशन है उसे फुलफिल करने चाहिए। तो इस बात को मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि OP इक्वल है OQ1 के, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q1 फ्रॉम ओरिजिन। तो इस बात को अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि P, Q1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास रिलेशन में ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैंने B सेट में लिए ही वो एलिमेंट्स हैं जो P से रिलेटेड है। तो P, Q1 रिलेटेड है, तो इसका मतलब मैं अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि OP इक्वल है OQ1 के। दूसरा वाला देखते हैं, Q2 वाला। Q2 में भी सेम चीज़ है। Q2 पॉइंट ही ऐसा है कि वो P के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब OP यानी कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचता हूँ और इस बात को लिखता हूँ तो मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, सच दैट क्या हो रहा होगा, PO बराबर होगा हमारे पास OQ2 के। सिमिलरली Q3 के लिए भी हो रहा होगा। Q3 हमारे पास ये रहा, Q3 के साथ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे भी ऐसा आ रहा होगा कि P, Q3 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास रिलेशन में ज़रूर जा रहा होगा और OP इक्वल आ रहा होगा OQ3 के। ठीक है, अब एक चीज़, B सेट में सिर्फ 3 पॉइंट्स नहीं हैं, काफ़ी सारे हैं। मैंने वो सारे के सारे पॉइंट लिए हैं जो P के साथ रिलेटेड हैं। अब वो सारे के सारे पॉइंट जब हम बनाएंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ जब ट्रेस करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके के आएंगे, इस तरीके के। और ये हर एक पॉइंट P के साथ रिलेटेड है, तो वो क्या होगा, हमारे पास जो अभी तक हम कंडीशन लिखते हुए आ रहे थे, OP इज इक्वल्स टू OQ3, इस तरीके की लाइंस बनती जाएंगी। और वो जब लाइंस हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। लाइन ये कहने का मतलब ये इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की लाइन जब हम ट्रेस करेंगे एंड पॉइंट से, तो वो क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। हो सकता है डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बट हमें क्या मतलब होना चाहिए सर्कल बनाने से। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सर्कल निकल के आएगा। यही हमसे क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट हो गया ना ये, ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू पॉइंट P, पॉइंट P के साथ जो हों रिलेटेड। तो Q1, Q2, Q3 इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं डॉट डॉट करके, वो सारे के सारे P के साथ क्या है, रिलेटेड है। और P क्या होना चाहिए, 0,0 का नहीं होना चाहिए, ओरिजिन नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था, ठीक है। वो क्या बना रहा है, इज़ द सर्कल, एक सर्कल बना रहा है जो पास हो रहा है पॉइंट P से, ठीक। एंड ओरिजिन क्या है, उसका सेंटर है, यानी कि ये वाला। तो यही जो बात यहाँ पे हमसे आखिरी क्वेश्चन में पूछ रहा था, वही सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो आप अगर यहाँ पे डायग्राम बना के ये सारी चीज़ें, और लास्ट में भी एक थ्योरी बताने वाला हूँ, अगर इतना भी लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं थ्योरी में क्या लिखना है। थ्योरी में ये लिखना है, लेट B इज इक्वल्स टू
Q1, Q2, Q3, so on be the set of all points that are related to P, then we get our desired diagram of circle having center at origin, जिसका कि सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, सेंटर एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू P। और कहाँ से पास हो रहा है, P से पास हो रहा है, क्योंकि यही सारी कंडीशन यहाँ पे हमसे मांग रहा था, शो करने के लिए कह रहा था, तो वही चीज़ें हमने शो करी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर ये डायग्राम और लास्ट में इतनी थ्योरी और ये सब कुछ लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया है और आपने पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा हुआ है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी कि क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, हर एक पॉइंट जैसा कि P डज नॉट इक्वल्स टू 0,0 या फिर सर्कल पास होना चाहिए P से, तो ये सब कुछ ट्रेस करना आना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा यहाँ पे आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ें हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन। आप जैसे ही अंडरस्टैंड करोगे थ्योरी लिखनी बेहद आसान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल्स टू सब कुछ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट क्या है। सेट ए हमें क्या कहता है, सेट ए लो ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स। अब उसने पर्टिकुलर बोला नहीं किस तरीके का ट्रायंगल, ट्रायंगल काफ़ी सारे होते हैं, ऑब्ट्यूज होता है, राइट एंगल्ड होता है, काफ़ी सारे होते हैं, एक्यूट होता है, तो उसने पर्टिकुलर बोला नहीं है। इसका मतलब हमें क्या लेने, सारे के सारे लेने, सारे टाइप के A to Z जितने भी होते हैं। तो आप कह सकते हो कि सेट ए क्या है हमारे पास, T1, T2, T3 इस तरीके का सेट है जिसमें ये सारे ट्रायंगल्स हैं। अब हमें ये नहीं मालूम कि T1 राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है या कैसा है, T2 कैसा है ये नहीं मालूम, T3 कैसा है ये भी नहीं मालूम। ठीक है, तो इतना पर्टिकुलर हमें जाने की ज़रूरत है भी नहीं, हमें बस इतना समझना है कि T1, T2, T3 जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं, ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या कहती है, रिलेशन की कंडीशन क्या कहती है कि ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके का लो कि दोनों जगहों पे जो भी ट्रायंगल है, एक का नाम T1 बोल रहा है, एक का नाम T2 कह रहा है, वो इस तरीके के होने चाहिए कि T1 सिमिलर आना चाहिए T2 के। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, A क्रॉस A निकाला गया होगा, वहाँ पे हमारे पास T1, T1, T2 इस तरीके के काफ़ी सारे ऑर्डर्ड पेयर मिले होंगे। इनफाइनाइट है क्योंकि इनफाइनाइट ट्रायंगल्स पॉसिबल है। ठीक है, सारे के सारे निकालने नहीं है, तो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स मिले होंगे। अब A क्रॉस A में से वो सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के सेट में जाएंगे अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि अगर दोनों जगहों पे रहने वाला ट्रायंगल जो भी है वो अगर आपस में सिमिलर हैं तो ही वो क्या जाएंगे, इस रिलेशन के सेट में जाएंगे। तो जहाँ तक है रिलेशन की कंडीशन और सेट दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। हमें शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक करेंगे ट्रांजिटिव नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद का जो भी क्वेश्चन है उसे बाद में अटेम्प्ट करते हैं। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बता देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, आप एक चीज़ बताओ कि रिलेशन के सेट में क्या T1, T1 या फिर T2, T2 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर क्या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि T1 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन में भी तो वही ट्रायंगल है, तो T1 सिमिलर है T1 के, क्योंकि दोनों जगह पे सेम ट्रायंगल है। अब हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल है, और वहाँ पे हमें जाना भी नहीं है। तो T1 इज़ सिमिलर टू T1, तो इसका मतलब इस कंडीशन को फुलफिल हो गया तो रिलेशन में जाएगा। T2 इज़ सिमिलर टू T2, तो ये भी क्या जाएगा, रिलेशन में जाएगा। तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन हो रही है अभी सिर्फ, तो इस तरीके के जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सारे के सारे इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यानी कि उस सेट में ज़रूर जाएंगे। अब इस बात को हमें इन जनरल यहाँ पे लिख देना है। तो लिखने का क्या तरीका है, वही जो अभी तक लिखते हुए आ रहे थे। हम यहाँ पे लेंगे हेयर फॉर एवरी T बिलोंग्स टू A। अब अगेन मैं बता दूँ, T का मतलब यहाँ पे जस्ट नाम है उन सभी ट्रायंगल्स का जो A सेट में रहने वाले हैं। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए T1, T2, T3 इस तरीके की नेमिंग करी थी।
आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेयर फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट ए में जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनका नाम मैं टी कह रहा हूँ, इन जनरल चल रहे हैं क्योंकि, ठीक है। हेयर फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू ए वी गेट t comma t belongs to R because t is similar to t। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर सेट ए में जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन्हें लिया जाता है तो इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि दोनों जगहों पे सेम ट्रायंगल है तो दोनों आपस में सिमिलर ज़रूर होंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, बिकॉज टी इज़ सिमिलर टू टी। ठीक है, जहाँ तक ये रिफ्लेक्सिव वाली चीज़ क्लियर होगी, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, एग्जाम्पल में आपको समझा भी दिया है। अब मैं सिमेट्रिक वाला करता हूँ। सिमेट्रिक के लिए सिंपल सी चीज़ क्या लेते हैं, लेट ले लेता हूँ कि T1, T2 बिलोंग करता है R को। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज़ सिमिलर टू T, सिमिलर क्या रहेगा T2 के। पहले तो मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करवा देता हूँ एक बारी कि T1, T2 अगर मैं कह रहा हूँ कि रिलेशन में है तो इसका मतलब T1 और T2 दोनों के दोनों रिलेशन की जो कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहे होंगे। T1 सिमिलर रहेगा T2 के, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी। अब अगर मैं चाह रहा हूँ क्या मतलब, कंडीशन कहती है कि T2, T1 भी इस रिलेशन में जाए तो पक्का जाएगा। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, पोजीशन ही तो चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है, ट्रायंगल थोड़ी चेंज कर दिया हमने। तो T2 सिमिलर है अभी भी T1 के, तो इसका मतलब अगर इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जा रहा है तो इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर भी तो इस रिलेशन में जाएगा। तो ये क्या होगी, ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेंज कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा T2 इज़ सिमिलर टू T1। इस बात को क्या लिख सकते हैं कि T2, T1 बिलोंग करता है रिलेशन को, R को, हेंस R इज़ सिमेट्रिक। तो हम क्या कह देंगे, R क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक है। सिंपल सी कंडीशंस हैं, बस हमें ध्यान किस पे देना है कि सेट क्या है, उसके बाद ध्यान देना है रिलेशन पे। और अगर इन दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया अच्छी तरीके से, उसके बाद जो भी थ्योरी हम लिख रहे हैं लगभग हर क्वेश्चन में सेम है। तो ध्यान दो कि क्वेश्चन को हमें समझना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं नेक्स्ट फ्रेम में। तो अगला पार्ट है, इसमें अगला पार्ट हमसे कहता है कंसिडर 3 राइट एंगल्ड ट्रायंगल। 3 राइट एंगल ट्रायंगल ये हमें दे रहा है जिनकी साइड है 3, 4, 5। T2 की है 5, 12, 13, T3 की है 6, 8, 10। अब उसने ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल बोला हुआ है, तो हम जो भी ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल्ड ही बनाएंगे। तो ये हुआ पहला जिसका कि नाम है T1, ये हुआ दूसरा जिसका कि नाम है T2, और ये रहा तीसरा जिसका नाम है T3। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग यानी कि जो इनकी साइड्स दी है 3, 4, 5, तो 3 ये ले लेते हैं, 4 ये ले लेते हैं, तो 5 ये होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, 5, 12 और 13 ले लेते हैं, ये हो गया 5, इसको हम मान लेंगे 12 और ये ले लेंगे 13। आखिरी वाला है 6, 8 और 10, ये 6 ले लेते हैं, ये 8 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं। ठीक, अच्छा, तो कंसिडर करने थे, कर लिए हमने कंसिडर। अब कहता है कि विच ट्रायंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। हमसे ये पूछ रहा है कि इन तीनों ट्रायंगल में कौन आपस में रिलेटेड है। अब मैंने बताया है जब भी रिलेटेड वर्ड आए यानी कि जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया है उसकी बात कर रहा है, तो ये इनडायरेक्टली यहाँ पे हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इन तीनों में कौन इस कंडीशन को फुलफिल करता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कौन आपस में रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आपस में रिलेटेड कहलाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब कंडीशन सुनो, कंडीशन यानी कि अगर ये सिमिलर है ना, कंडीशन यही तो है कि T1, T2 सिमिलर है ये देखो, या फिर T1, T3 के साथ सिमिलर है ये देखो, या फिर T2, T3 के साथ सिमिलर है ये देखो, ये तो हमें चेक करना है। अब हमने 10th क्लास में 9th या 10th यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि सिमिलर की कंडीशन क्या होती है। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यानी उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो वही चेक कर लो। प्रोपोर्शनल यानी कि देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, हेयर T1 इज़ रिलेटेड टू
T3। ये चीज़ें आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, बस हमें प्रोपोर्शनल ही तो चेक करना है। देखो 3/6 करोगे, रफ में कर लेता हूँ, 3/6 करोगे इक्वल आएगा 4/8 के, इक्वल आएगा 5/10 के, 5/10 डिवाइड करोगे सब में कितना मिल रहा है 1/2, तो यानी कि क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। और जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो यानी कि क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बाकी कोई आपस में सिमिलर नहीं होने वाले। आप चाहे तो इसका और इसका पेयर देख लो, चाहे तो इसका और इसका देख लो, या फिर इसका और इसका देख लो, प्रोपोर्शनल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिया हेयर T1 इज रिलेटेड टू T3 बिकॉज इट्स साइड्स आर proportional to each other, hence T1 is similar to T2। तो क्या हो गया हमारे पास, T1 सिमिलर आ गया T2 के, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत थी वो यही थी। एक्स्ट्रा क्या हम पढ़ के आ चुके हैं 9th या 10th में कि सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अगर वो चीज़ आपको पता है तो ही आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं मालूम थी या फिर भूल चुके हो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन इस वाले पार्ट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज। ये सारी चीज़ें बाद में देखते हैं, पहले सेट देखेंगे। सेट ए हमें गिवन है, अब की बारी क्या गिवन है, पॉलीगन्स होने चाहिए, सारे के सारे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब सिंपल सा आप ये कह सकते हो ऐसे सारे फिगर्स जिनकी साइड्स एक से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। 2 हो सकती है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन, किसी भी तरीके का, ट्रायंगल हो सकते हैं 3 साइड वाले। तो इन सभी का सेट कौन है, ए है, जिसमें पॉलीगन्स हैं अलग अलग टाइप के। मैं नाम रख रहा हूँ उनके P1 P2 P3 इस तरीके से। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगेन P1 ट्रायंगल होगा, P2 नहीं होगा या फिर स्क्वायर होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ P1 P2 P3 के हैं, पॉलीगन है। आपको उस चक्कर में जाना ही नहीं है, इतना पर्टिकुलर होना ही नहीं है, इतना देखना ही नहीं है कि P1 ट्रायंगल है, P2 ट्रायंगल है, क्या है, उसमें मत जाओ। बस इतना जानो कि ये क्या है, पॉलीगन्स है, ठीक है। ठीक हो गया, सेट ए क्लियर है। अब रिलेशन देखते हैं। रिलेशन कहता है कि इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर लो P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, साइड बोला है। अब आप साइड में ऐसा भी तो ले सकते हैं कि आपने P1 और P2 लिया, आपने कहा कि P1 क्या है, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। P2 क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों सेम तो है नहीं, मतलब सेम टाइप के हैं नहीं, बट साइड तो सेम है। तो फोकस इस बात पे रखो कि उसने सेम नंबर ऑफ साइड्स बोली है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ और यहाँ सेम तरीके की फिगर हो, बट फिर भी वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जा सकता है, क्योंकि हमें बस साइड्स से मतलब है। अगर इसकी साइड 3 है, इसकी भी साइड 3 है, ट्रायंगल ही तो है, दोनों की साइड 3 है, तो ये टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में ज़रूर जाएगा, ठीक है। कोई और भी जा सकते हैं, अब हमें नहीं पता ना, मैंने तो यहाँ पे लेट किया हुआ है कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर भी हो सकते थे, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। दोनों अलग अलग फिगर हैं, बट साइड तो दोनों की 4 होती हैं, तो ये इस रिलेशन में जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक रिलेशन क्लियर होगा कि रिलेशन क्या कहना चाह रहा है, रिलेशन बस इतना कहना चाह रहा है कि साइड्स हमारे पास क्या हो, सेम हो। बाकी वो ये नहीं कह रहा कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, उस पर जाना ही मत, ठीक है। इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके बाद जो भी है उसको हम नेक्स्ट फ्रेम में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम कर लेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हम जाएंगे ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्व करेंगे। तो एक चीज़ बताओ, क्या P1, P1, P2, P2, P3, P3 एंड सो ऑन इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जाएंगे क्या? क्योंकि अगर इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जाएंगे तो ही तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। और किसके लिए? हर एक एलिमेंट के लिए, सेट ए का। अब एक चीज़ देखो, मान लेता हूँ कि P1 और P1 मैंने लिया और मान रहा हूँ कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, P1 एक स्क्वायर है, तो इस पोजीशन पे भी तो स्क्वायर बैठा हुआ है, P1, P1 बोला उसने। P2 वाले में मैं मान लेता हूँ कि ये एक ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल होगा, P2 भी एक ट्रायंगल ही है, मतलब सेम ही तो है दोनों। तो
तो यानी कि P1 और P1 दोनों की साइड्स सेम ही तो है, यही तो हमारा रिलेशन कह रहा था, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 कॉमा P1, P2 कॉमा P2। अच्छा, हमें ये नहीं मालूम कि P1 स्क्वायर ही है, P2 ट्राइंगल ही है, वो तो जस्ट मैं ले रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कुछ भी लो, यहाँ पे अगर P1 लिया गया है, कोई पॉलीगन है, किसी भी तरीके का है, दूसरी पोजीशन में भी तो वही सेम पॉलीगन है। अब साइड उसकी क्या है क्या नहीं है, कितने उसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस इस बात से मतलब होना चाहिए दोनों की साइड्स सेम होनी चाहिए। अब दोनों सेम पॉलीगन है तो उनकी साइड ऑफ कोर्स सेम होगी। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि P1 कॉमा P1, P2 कॉमा P2, इस तरीके के जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे के सारे रिलेशन में ज़रूर जाएंगे। इस बात को हम लिख लेते हैं, हम कहेंगे हेयर फॉर एवरी P बिलोंग्स टू A। अब अगेन इस सेट में रहने वाले जितने पॉलीगन हैं उनको मैं P कह रहा हूँ। फॉर एवरी P बिलोंग्स टू A वी गेट P कॉमा P बिलोंग्स टू R बिकॉज P एंड P। आपको बस यही रिलेशन तो लिखना है यहाँ पे, और P एंड P इस वजह से लगाया क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर P कॉमा P टाइप का है, ठीक है। बिकॉज P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये तो ऑफकोर्स बात है कि इन दोनों का नंबर ऑफ साइड्स जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो जो मैंने आपको ऑब्जर्व करवाया है यहाँ पे, वही चीज़ मैंने इन जनरल ला के यहाँ पे रख दी। अब जब तक आपको सेट क्या दिया हुआ है वो क्लियर नहीं होगा, रिलेशन क्या गिवन है वो क्लियर नहीं होगा, ये कंक्लूजन जो मैंने यहाँ पे दिया ये क्लियर नहीं होगा, तो आप ये चीज़ कैसे लिख पाओगे? क्योंकि ये आने के लिए, ये समझने के लिए आपको इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान दो कि कैसे क्वेश्चन को समझना है। दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन के लिए हम सिंपल ले लेते हैं, लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R। अब ध्यान देना, P1 कॉमा P2 मैं कह रहा हूँ कि R को बिलोंग करता है। अब मुझे ये नहीं पता कि P1 क्या है P2 क्या है, बस इतना पता है पॉलीगन है, ठीक है। अच्छा, अब पॉलीगन है तो ये इस रिलेशन में जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। अब अगर इस रिलेशन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इन दोनों की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो सेम होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का हूँ या जितने भी क्वेश्चन हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन यही होता है कि आपने P1 और P2 ले लिया, ये तो बताओ कैसा ट्रायंगल है। हमें उस बात से कोई मतलब ही नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि रिलेशन में जा रहा है तो इसका मतलब सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। हमें क्या करना है कि P1 और P2 किस तरीके का फिगर है या फिर पॉलीगन है वो हमसे मांग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो P1 कॉमा P2 अगर रिलेशन में जा रहा है तो P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। इसको आप पलट के लिख लो, क्या? P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? P2 कॉमा P1 बिलोंग करेगा R को, यानी कि रिलेशन में होगा। तो यानी कि अगर P1 कॉमा P2 इस रिलेशन में है तो P2 कॉमा P1 भी इस रिलेशन में जाएगा। ऑफकोर्स सी बात है, दोनों के साइड्स क्या है? सेम है। मैंने जस्ट पोजीशन ही तो चेंज करी है, P2 आगे लिखा है, P1 पीछे लिखा है। नंबर ऑफ साइड्स अभी भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो इसका मतलब ये भी क्या जाएगा? रिलेशन में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस R इज सिमेट्रिक। तो R क्या हो गया हमारे पास? सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। तो इसे नोट करो। इसके बाद हम देखते हैं जो आखिरी वाला हमने छोड़ा हुआ है, इसका पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये कहता है व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए सेट में वो सारे एलिमेंट्स दो और उनका एक सेट बना दो जो कि रिलेटेड रहेगा। देखो रिलेटेड जहाँ पे बोला ना, यानी कि जो क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है उस रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन ने बहुत चालाकी करी है। चालाकी क्या करी है? उसने हमसे राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल दिया यहाँ पे और साथ के साथ साइड्स भी दे दी 3, 4, 5। तो कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल रहा है, 3, 4, 5 साइड्स भी दिए है, तो ये सब कुछ कैसे हम मैनेज करेंगे? क्योंकि ए सेट में, मैंने बताया ना, ए सेट में जो हमारे पास गिवन है P1, P2, P3 जो हम लेके चले थे पॉलीगन्स का सेट, उसमें तो हमें ये नहीं पता कि कौन ट्रायंगल है, कौन हेक्सागन है, कौन पेंटागन है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है इतनी बात।
आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको बस रिलेशन के पास जाओ। रिलेशन क्या कह रहा था हमारे पास, P1 और P2 क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, साइड्स कहा है, ठीक है। अब आप देखो ए सेट मेरे पास ये रहा, ठीक है, मैं समझाने के पर्पज़ से ए सेट बना रहा हूँ, और ए सेट में हमारे पास है P1 P2 P3 दुनिया भर के पॉलीगन्स पड़े जिसमें कि ट्रायंगल्स भी होंगे। अच्छा, ट्रायंगल्स किस किस तरीके के होंगे, सभी तरीके के, ऑब्ट्यूज हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, स्केलन हो सकता है, राइट एंगल्ड हो सकता है, किसी भी तरीके का, सारे के सारे इस सेट में भरे हुए हैं, ठीक है। उसने बोला क्या, इस सेट ए से वो सारे एलिमेंट निकालो और उनका सेट बना दो जो रिलेटेड रहेगा, है ना, रिलेटेड रहेगा किसके साथ, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, जिसकी साइड क्या है 3 4 5, इतनी बात बोली उसने, ठीक है। रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है सिर्फ साइड्स देखो, सिर्फ साइड्स देखो, ये मत देखो कि उसके पास 3 है 4 है 5 है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है कैसा है, ये कुछ नहीं देखना, आपको साइड्स देखनी है। तो यानी कि इस सेट से वो सारे पॉलीगन्स निकल के बाहर आएंगे जो कि इसके साथ रिलेटेड होंगे। अब रिलेशन कैसे बैठेगा, इसकी साइड्स देखो ना कितनी है, ट्रायंगल बोला है तो इसकी साइड्स कितनी होंगी, 3 होंगी। तो यानी कि इस सेट ए से वो सारे पॉलीगन बाहर आएंगे जिनकी साइड्स 3 होगी, ठीक है। इस वजह से बोला था ये जो क्वेश्चन यहाँ से इसने शुरू करा ना, राइट एंगल ट्रायंगल फिर 3 4 5 ये सब कुछ दे दिया, ये सब कुछ बस कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोला है। आपको ध्यान देना है रिलेशन में, रिलेशन बात करता है साइड्स की। तो ए सेट से कौन एलिमेंट बाहर आएंगे, वो एलिमेंट बाहर आएंगे जिनकी साइड्स क्या है 3 है। क्यों आएंगे, क्योंकि हमें बिठाना था रिलेशन इसके साथ, और ये क्या है, एक पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है 3 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बोले साइड्स दे, ये किसी काम का नहीं है, हमें बस देखनी थी साइड्स जो कि हमें पता चल गई 3 है। तो मैं यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, अच्छा ये भी मत बोलना कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही बाहर आएंगे, इक्विलेटरल में भी तो 3 साइड्स होती हैं, हमें रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है, हमें ये थोड़ी सेटिस्फाई करवाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ से भी राइट एंगल आए, हमें रिलेशन सेटिस्फाई करना है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल, ये सॉल्यूशन पार्ट शुरू हो रहा है, हाँ ये तो सब कुछ फेयर है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर ये समझ में आया तो थ्योरी तो आप कुछ भी बना के लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स फ्रॉम ए आर रिलेटेड टू टी, हमें टी गिवन था ना नाम ट्रायंगल का, ठीक है, तो मैंने वही यूज़ करा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स जो कि ए सेट से निकल के आएंगे वो रिलेटेड रहेंगे टी के साथ, क्योंकि टी क्या है, एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो सेट ए से भी क्या आएंगे, सारे के सारे ट्रायंगल्स बाहर आएंगे। तो यही इस क्वेश्चन का मीनिंग था जो कि मैंने यहाँ पूरा एक्सप्लेन करा, और ये सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसे नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। 14th क्वेश्चन में कहता है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स ऑन एक्स वाई प्लेन। हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे रहने वाली जितनी भी लाइन्स हैं, किसी भी तरीके की लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की, उन सब का सेट वो बोल रहा है कि एल है। तो मैं ले लेता हूँ कि एल इज इक्वल्स टू L1, L2, L3, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइन्स हैं। अब लाइन्स तो इन्फाइनाइट होंगी, ठीक है, और सेट समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एल ये रहा, जहाँ तक है सेट क्लियर होगा, ठीक है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल, एल पे एक रिलेशन लग रहा है डिफाइंड एज इस तरीके से, यानी कि आप जब एल क्रॉस एल कर रहे होगे तो L1, 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 L2, इस तरीके के डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे होंगे। अब वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में तब जाएंगे जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। कंडीशन क्या कहती है, पैरेलल होना चाहिए L2 के, यानी कि लाइंस हैं, अगर 2 लाइन यानी कि यहाँ पे बैठे हुए ऑर्डर्ड पेयर में अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो ही वो इस रिलेशन के सेट में जाएंगी, ठीक है। जहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देखेंगे, ट्रांजिटिव नेक्स्ट। फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइन्स, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो इस पे बात करते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए मैं L1, L1 या फिर L2, L2 इस तरीके के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे पॉसिबल होंगे, क्योंकि ये जो सेट है इनफाइनाइट है।
तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे पॉसिबल होंगे वो सारे के सारे इस रिलेशन में जाने चाहिए। अगर चले गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखो L1, L1 क्या इस रिलेशन में जाएगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ L1 इज पैरेलल टू L1? कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस के हैं सेम है, तो खुद लाइन अपनी लाइन के पैरेलल होगी। तो इस वजह से L1 इज पैरेलल टू L1 कहा जा सकता है। L2 इज पैरेलल टू L2 ये भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके के जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उन सब में ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे, ये एक रिफ्लेक्सिव है। अब इस बात को हमें लिखना है। लिखने के लिए हम कहेंगे हेयर फॉर एवरी L बिलोंग्स टू सेट A। ओके, यहाँ पे हमसे सेट ही L बोला गया है तो हम कुछ और ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लूँगा फॉर एवरी स्मॉल l बिलोंग्स टू कैपिटल L। आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। इस बात का बस इतना मतलब है कि L सेट में, L सेट बोला हुआ है ना उसने, L सेट में रहने वाले जितने भी L हैं, जितने भी लाइंस हैं, इनफैक्ट क्योंकि L सेट में क्या रखनी है, लाइंस रखनी है, उन सब का नाम मैं स्मॉल l बोल रहा हूँ, ठीक है। हेयर फॉर एवरी L बिलोंग्स टू L वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, L L बिलोंग्स टू R मिल रहा है। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L1, तो हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, जहाँ आप सेट समझ गए, जहाँ आप रिलेशन समझ गए, आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अच्छा, दूसरा भी बेहद आसान है। अगर सपोज मैं कह रहा हूँ कि L1 और L2 इस रिलेशन में है, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा हाँ रिलेशन में है, तो इसका मतलब L1 और L2 क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब अगर मैं उनकी पोजीशन चेंज कर दूँ या फिर मैं ऐसा कहूँ कि L2 पैरेलल है L1 के, तो वो बात भी तो ठीक है। तो यानी कि L2, L1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी तो हमारे पास इस रिलेशन में जाएंगे। इस तरीके के जितने भी हैं वो सारे के सारे जाएंगे रिलेशन के पास, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अब इस बात को लिखने का सिंपल सा तरीका है, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। ये मैंने ले लिया। इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज पैरेलल टू L2। मैं पोजीशंस चेंज कर लूँगा, मैं कहूँगा L2 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब क्या रहेगा, L2, L1 बिलोंग्स टू R, हेंस R इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, R हमारे पास सिमेट्रिक भी है। सिंपल सी चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो हम अभी तक हर क्वेश्चन में लगभग लिखते हुए आए हैं। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करो। मैं इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है इस क्वेश्चन का वो समझाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। यानी कि उन सभी लाइंस का सेट ला के दो जो रिलेटेड रहेगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 के। अच्छा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी आप स्किप कर सकते हो, बट मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि ये क्लास 11th में हमने सीखा था y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म, अगर ध्यान हो तो, ठीक है, ये सीखा हुआ था। इसका मतलब क्या होता था, m का मतलब होता था स्लोप, है ना, स्लोप होता था, और c का मतलब होता था कि y एक्सिस पे कितना कट करते हुए जा रही है, तो कुछ इस तरीके की लाइन बन सकती है। वो डिपेंड करता है, मैंने अभी जस्ट बना दिया है समझाने के लिए। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के साथ इसको क्या करो, रिलेट करके देखो। तो अगर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब m कितना है, 2 है, और c कितना है, 4 है, ठीक है। तो एक बात तो ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस कब पैरेलल होती है, जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। m1 इज इक्वल्स टू m2, ये कंडीशन पढ़ी होगी आपने 11th में। दूसरा है m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, इस तरीके से। तो अगर पैरेलल है तो इसका मतलब उन दोनों लाइन के स्लोप क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसी बात का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। देखना कैसे, हमसे कहता है कि उन सभी लाइंस का सेट ला के दो, या फिर वो लाइंस ला के दो जो रिलेटेड हैं y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 के साथ। अब रिलेटेड बोला है, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से जो भी लाइंस निकल के आएंगी वो इस लाइन के पैरेलल होंगी। तो ये कंडीशन हमारे पास रिलेशन की यही कहती है कि लाइन 1 पैरेलल होनी चाहिए लाइन 2 के। तो यहाँ से जो भी लाइंस आएंगी वो पैरेलल होनी चाहिए y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 के, ठीक है।
अब कंडीशन हमें मालूम है कि लाइंस पैरेलल कब होती है, जब दोनों का स्लोप सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ से जो भी लाइंस निकल के आएंगी, कहाँ से, वो जो सेट हमने लिया हुआ है एल सेट, जो भी लाइंस निकल के आएंगी उनका स्लोप इक्वल होगा इसके। स्लोप क्या होगा, 2 होगा। और सी कितना होगा, ये इससे कंपेयर करोगे ना, इस केस में तो 4 है। लाइंस हमें नहीं पता कैसी आने वाली, तो हम क्या ले लेंगे, सिंपल सी ले लेंगे। देखना क्या लेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है, हम यहाँ से लेंगे as we know two lines are parallel if m1 is equals to m2, then set of lines from L which are related to y is equals to 2x plus 4 is y is equals to 2x plus c। और ये जो c रहेगा ये किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स को। क्योंकि इस क्वेश्चन में जब y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 बोल रहा है, तब तो वो पर्टिकुलर c की वैल्यू हमें दे रहा है, क्योंकि जनरल फॉर्म ये होती है ना, इससे कंपेयर करो, c दे रहा है। अब y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 जब आप बनाने जाओगे, कोई भी इस तरीके की लाइन आ सकती है, ठीक है। अब जब मैं ये बात कहता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c, तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर है। ये लाइन अगर ऐसी जा रही है तो ये जो लाइन होगी ये इस तरीके से जाएगी, यानी पैरेलल रहेगी, ठीक है। बट c की वैल्यू एग्जैक्ट हम बता थोड़ी सकते हैं, क्योंकि c तो इनफाइनाइट है, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट तरीके की लाइंस बन सकती हैं जो पैरेलल रहेगी इस लाइन के, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 के। इस वजह से यहाँ पे सिंपल y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c लिखा गया है, और c की जगह पे क्या लगाया गया है, r, यानी कि बिलोंग करता है r को। r का मतलब है रियल नंबर। आप रियल नंबर चेंज करते रहोगे, आपको अलग अलग लाइंस मिलती रहेंगी जो पैरेलल रहेंगी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 के। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब यही है, और ये इसका कंक्लूजन है, यानी कि आंसर है, ठीक है। आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हो और ये कंडीशन भी लिख सकते हो अगर भूल गए हो तो, ठीक। तो इस चीज़ को नोट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 15 वाला मैं छोड़ रहा हूँ, MCQ है और उसमें ट्रांजिटिव का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, तो ट्रांजिटिव जब हम कर लेंगे वो क्वेश्चन हम तब पिक करेंगे। अभी फिलहाल 16 देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है, लेट R बी द रिलेशन इन सेट N। सेट N में एक R रिलेशन है जो कि उस तरीके से डिफाइंड है, A इज इक्वल्स टू B माइनस 2, और साथ के साथ कह रहा है B 6 से बड़ा होना चाहिए। चूज़ द करेक्ट आंसर। R का मतलब यहाँ पे सब जगह रिलेशन है, ठीक है, रियल नंबर नहीं, ठीक है। B 6 से बड़ा लेना है। B का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में रहने वाला सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट। अब इसको चूज़ करो, अब इसको देखो, क्या ये इस रिलेशन में जाएगा। देखो 4 तो हमें B की जगह पे रखना ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला ना B ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो आप 4 रख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये इस रिलेशन में तो जाएगा ही नहीं, तो ये हटा। दूसरा देखते हैं, क्या 8 इस b की जगह पे जा सकता था, वहाँ पे a इज इक्वल्स टू बी माइनस 2 पे जा सकता था, क्योंकि 6 से बड़ा है, ठीक है। आपने रख दिया 8 माइनस 2, ये तो 6 होता है, यानी कि a की वैल्यू क्या आई, 6 आई, तो इसका मतलब 6,8 का ऑर्डर्ड पेयर बना। बट यहाँ पे कितना बन रहा है, 3,8 का। 6,8 का है, ये रहा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। लास्ट वाला आप देखोगे 8,7, अगर उसको रखते हो यानी कि b की जगह पे 7 रख सकते हैं, क्योंकि 6 से बड़ा है। बट आप अगर 7 रखोगे, 7 माइनस 2 कितना होता है, 5 होता है, यानी कि क्या बनेगा 5,7। बट वो क्या बन रहा है 8,7, और वैसे भी MCQ है, तो एक अगर हमें मिल गया तो यानी कि यही हमारा आंसर है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, इसे नोट करो। इसके बाद हम, तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, तो आई होप इस एक्सरसाइज में जितने भी हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे वो सारे के सारे आपको समझ में आ चुके होंगे। नहीं आए तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा से उन सभी लेक्चर को देखो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में।